ट्रेडिंग इन द जोन के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। धारणा की प्रकृति। इस बिंदु पर यदि आप ट्रेडिंग के 5 बुनियादी सत्यों को अपनाने के लाभ समझ चुके हैं तो अब आपका काम इन सत्यों को अपनी मानसिक व्यवस्था में बतौर मूल धारणा उचित रूप से एकीकृत करना होगा, जिससे इसका आपकी अन्य किसी भी धारणा से टकराव ना हो। पहली नज़र में यह भयभीत करने वाला काम लग सकता है और अन्य स्थितियों में मैं भी आपसे सहमत होता, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि पार्ट 11 में मैं आपको सरल ट्रेडिंग अभ्यास बताऊंगा जिन्हें विशेष रूप से इन सत्यों को धारणाओं में कार्यात्मक स्तर और समुचित स्थापन करने के लिए बनाया गया है। कार्यात्मक स्तर वह है जहां आपको करना चाहिए उसे भली भांति समझने के बाद बिना झिझक या आंतरिक टकराव के बिना चिंता मुक्त खुले दिमाग से स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं। फिर भी यहाँ मैं उन सबको सावधान करना चाहूँगा जो हमेशा से ऐसे किसी अभ्यास की तलाश में थे। सतह पर ट्रेडिंग अभ्यास इतना सरल दिखाई देता है कि आप में से अभी करने की लालसा जागेगी। इससे पहले कि आप अपने किए कर्मों के परिणामों की पूरी तरह समझ सकें, मेरा ठोस सुझाव है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। इस सीखने की प्रक्रिया में सूक्ष्म लेकिन गंभीर गतिशील शामिल है। किस तरह नई धारणा को किस तरह स्थापित करें और किस तरह टकराव वाली मौजूदा धारणा को नई धारणा में परिवर्तित करें। ट्रेडिंग के इन अभ्यास को समझना अपने आप में आसान है, लेकिन इस अभ्यास को अपनी धारणाएं बदलने में इस्तेमाल करने की समझ पूरी तरह अलग चीज़ है। यदि आपने इस व अगले अध्याय में दी गई अवधारणाओं को समझने बिना यह अभ्यास किया तो आपको इच्छित परिणाम नहीं मिल सकते। यह भी जरूरी है कि आप सफलता के इन सिद्धांतों को पूर्णतः स्वीकार करने के लिए अपने दिमागी को प्रशिक्षित करने के लिए इसे विस्तार देने की मानसिक मशक्कत करनी होगी। फिर भले ही आपने इन्हें अच्छी तरह समझा हो या नहीं। उस सीटीओ बॉब को याद करिए जिसे लगता था कि उसने संभावनाओं की अवधारणा को पूरी तरह समझ लिया है, लेकिन उसने संभावनाशील नज़रिए पर काम करने की क्षमता नहीं थी। बहुत से लोग भ्रमवश मान बैठते हैं कि एक बार जब वो किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो उनकी इस नई समझ का आंतरिक अंतर्बोध स्वतः ही उनके अस्तित्व का क्रियात्मक हिस्सा बन जाता है। अधिकांशतः किसी अवधारणा को समझना उस अवधारणा से क्रियात्मक स्तर पर एकीकरण का पहला कदम होता है। यह संभावनाओं पर विचार करने की अवधारणा के लिए विशेष रूप से सत्य है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से वस्तुनिष्ठ या तत्क्षण में रहने के लिए नहीं बना। इसका अर्थ है कि अपने दिमाग को इस नज़रिए से सोचने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। इसमें शामिल प्रशिक्षण के अलावा हमें और भी कई टकराव वाली परस्पर विरोधी धारणाओं से निपटना पड़ सकता है। परस्पर विरोधी धारणाएं आपकी वस्तुनिष्ठ मन स्थिति में परिचालित सर्वोत्तम मंशाओं या तत्क्षण अवसर प्रवाह के अनुभव को नष्ट कर सकती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने बाजार को पढ़ना सीखने में कई वर्ष लगाए हैं या एक तकनीक और इसके बावजूद आपको इससे जानने का प्रयास करेंगे तो इससे आपकी वस्तुनिष्ठ रहने या क्षण में रहने की क्षमता कम हो जाएगी। यह आपकी सफल होने के लिए आगे क्या होगा, इसे जानने की पुरानी धारणा और जानने की ज़रूरत नहीं कि नई धारणा के बीच सीधा टकराव होगा। अब क्या आपकी नई समझ आपकी जानने की ज़रूरत में लगाए समय, धन और इस धारणा को पुष्ट करने के लिए किए ऊर्जा विस्तार को अचानक निरस्त कर सकेगी? काश यह इतना आसान होता। कुछ सौभाग्यशाली लोगों के लिए यह आसान भी हो सकता है। यदि आप पार्ट 4 में को याद करें तो जब मैं सॉफ्टवेयर कोड के संबंध में मनोवैज्ञानिक तार्किक अंतराल की बात की, तब मैंने कहा था कि कुछ ट्रेडर्स इस नए नज़रिए के बहुत निकट भी हो सकते हैं कि उन्हें मानसिक छटाई के लिए बस कुछ हाँ अनुभव के लिए खोए टुकड़ों को सही जगह लगाना होगा। फिर भी हज़ारों ट्रेडर्स के साथ काम करने के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम में से ज़्यादातर लोग इस नज़रिए के निकट भी नहीं हैं। आप में से जो लोग नहीं पहुंचे हैं तो उन्हें ट्रेडिंग संबंधी इस नई समझ को अपने मानसिक परिवेश में उचित एकीकरण के लिए लंबे समय तक कड़ी मानसिक मशक्कत करनी होगी। अच्छी खबर यह है कि आखिरकार मैंने पार्ट 11 में जो बताया है वो 5 बुनियादी सत्यों को सत्यापित करके आपको बहुत सी संभावित टकरावों को दूर कर देगा। लेकिन यह केवल तभी होगा जब आपको पक्के तौर पर पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यही इस व अगले अध्याय का विषय है। धारणा का मूल। हम धारणाओं की प्रकृति से क्या सीख सकते हैं और हम इस ज्ञान का उपयोग अपने
मानसिकता बनाने में कैसे कर सकते हैं जो हमारी सतत सफल ट्रेडर बनने की इच्छा को पोषित कर सके। मैं इस अध्याय में इन दोनों सवालों पर जवाब पर केंद्रित रहूँगा। पहले हमें धारणाओं के मूल को तलाशना होगा। आप ऊर्जा, विशेष रूप से संचित ऊर्जा के रूप में मौजूद स्मृतियाँ, विभेद और धारणाओं को याद कर सकते हैं। मैंने पहले इन 3 मानसिक घटक को एक साथ दर्शाया था। स्मृति, विभेद और धारणाएं का भौतिक अस्तित्व नहीं है। हमारे व बाहरी परिवेश के बीच मौजूदा कार्य कारण संबंध इन घटकों को अस्तित्व में लाते हैं और इन कार्यों के कारण संबंधों को उल्टा कैसे करें जिससे हमें बाहरी परिवेश के बारे में जो सीखा है उसे समझ भी सकें। अपनी धारणाओं के मूल को जानने के लिए हमें स्मृतियाँ और धारणाओं के बीच का अंतर समझने के लिए इन घटकों की पड़ताल करनी होगी। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका एक शिशु के दिमाग में जाने की कल्पना करना होगा। हमें शिशु के जीवन की शुरुआत के बारे में सोचना होगा, जहाँ उसकी स्मृतियों में उसके अनुभव विशुद्ध प्रारूप में मौजूद होते हैं। यह कहने का मेरा मतलब यह है कि उसकी देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने या स्वाद लेने की स्मृतियाँ जो उसके दिमाग में विशुद्ध एकत्रित सूचनाओं के रूप में मौजूद हैं और जो किसी विशेष शब्द या अवधारणा से संबंधित या व्यवस्थित नहीं है। इसलिए मैं विशुद्ध स्मृतियों को मूल स्वरूप में संग्रहित एकत्रित सूचनाओं के तौर पर परिभाषित करता हूँ। वहीं दूसरी ओर धारणा बाहरी परिवेश को अपने को अभिव्यक्त करने की प्रकृति से संबंधित अवधारणा है। इस अवधारणा में विशुद्ध एकत्रित सूचनाएं संकेत प्रणाली द्वारा संयुक्त होती हैं, जिसे हम भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए, ज़्यादातर शिशु को माता पिता के प्रेमपूर्ण व्यवहार के एहसास को लेकर विशुद्ध स्मृति होती है, लेकिन जब उस शिशु को इस विशुद्ध एकत्रित सूचना उसकी स्मृति में संग्रहित विशिष्ट शब्दों के साथ संपर्कित या संबंधित करना सिखाया जाता है, जिसे वो प्रेमपूर्ण पोषक के एहसास की अवधारणा बनाता है। जीवन अद्भुत है वाक्य एक अवधारणा है। यह अपने आप में अमृत प्रतीकों का निरर्थक शब्द है, लेकिन यदि शिशु को इन शब्दों को उनकी पोषण के सकारात्मक आवेशित अनुभूति के साथ जोड़ना सिखाया जाए तो वह स्वयं ऐसा कर लें, तब यह शब्द अमृत प्रतीकों के संग्रह नहीं रहेंगे और ना ही यह शब्द अमृत वाक्य रहेंगे। जीवन अद्भुत है अस्तित्व की प्रकृति या दुनिया के काम करने के तरीकों की सुनिश्चित परिभाषा बन जाएगा। इस तर्ज पर यदि शिशु का उसकी आवश्यकताओं की तुलना में उचित पोषक ना हो तो वह इस भावनात्मक कष्ट की अनुभूति को सहज ही जीवन न्यायपूर्ण नहीं है या दुनिया बुरी जगह है की अवधारणा से जोड़ लेगा। दोनों ही स्थितियों में जब हम बाहरी स्मृति या अनुभवों को सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जाएं साथ मिलाकर अपने लिए शब्द रचती हैं तो हम उसे अवधारणा कहते हैं। यह अवधारणा ऊर्जित हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप वास्तविकता की प्रकृति की धारणा का रूप लेती है। यदि आप इस अवधारणा को भाषा के प्रारूप में अपने अनुभवों की ऊर्जा के रूप में संचित करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं धारणाओं को संरचित ऊर्जा क्यों कहा है। धारणा के अस्तित्व में आने पर क्या होता है, वह क्या करती है, उसकी गतिविधि क्या है। एक मायने में ऐसे सवाल पूछना हास्यास्पद है। आखिरकार हम सब में धारणाएं हैं। हम अपनी धारणाओं को मौखिक या अपने कार्यों द्वारा निरंतर अभिव्यक्त करते रहते हैं। इसके अलावा हम अन्य लोगों द्वारा अपनी धारणाएं व्यक्त करने पर उनके साथ निरंतर संवाद में रहते हैं। फिर भी यदि मैं पूछूं धारणा वास्तव में क्या करती है तो आप संभव ही है कि आपका दिमाग शून्य हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जब मैं आपकी आँखों, कानों, नाक या दांतों के कार्यों के बारे में सवाल करूं तो आपको जवाब देने में समस्या नहीं आएगी। चूँकि धारणाएं हमारी संरचना का इतना अहम घटक है, उसके हमारी जीवन गुणवत्ता पर प्रभाव के रूप में तो निश्चित ही यह जीवन की विडंबना का ही इन पर इतना कम विचार हुआ कि वह समझा गया है। यहाँ मेरा कम विचार होना कहने का अर्थ है कि यदि हमारे शरीर के किसी हिस्से में समस्या हो तो स्वाभाविक है कि हमारा पूरा ध्यान उसी केंद्रित पर हो जाएगा और हम उस समस्या को ठीक करने पर विचार करने लगेंगे। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हम ऐसा सोचें कि यह समस्या अनिवार्य रूप से हमारी जीवन गुणवत्ता संबंधी हो सकती है। उदाहरण के लिए, आनंद की कमी, असंतोष का भाव, किसी क्षेत्र में सफलता की कमी जिनकी जड़ हमारी धारणा में होगी। इस पर विचार करने में कमी सार्वभौमिक परिघटना है। धारणा का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि हमारे अनुभवों को स्वप्रमाणित और सभी सवालों से परे बनाती है। बल्कि यदि सतत सफल ट्रेडर अनुभव करने की आपकी तीव्र इच्छा नहीं है तो आपके इस विषय पर काम करने की संभावना भी नहीं होगी।
आमतौर पर लोगों को कई वर्ष अत्यंत हताशा के बाद ही अपनी समस्याओं का स्रोत मानकर अपनी धारणाओं की पड़ताल आरंभ करते हैं। हालांकि यदि आप निजी रूप से आत्मविश्लेषण की यह प्रक्रिया नहीं करते तो इसके बाद भी आपकी धारणाएं आपकी पहचान का अभिन्न अंग बनी रहती हैं। इस तथ्य पर विचार करें कि हमारे पास जन्म से ही धारणाएं नहीं होती। हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव डालने वाली बहुत सी धारणाएं हमने अपने स्वैच्छिक कार्यों से हासिल नहीं की है। इन्हें हमारे भीतर अन्य लोगों ने स्थापित किया है और शायद इस पर किसी को हैरानी ना हो कि आमतौर पर हमें सबसे ज़्यादा परेशानी में डालने वाली यह धारणाएं वे होती हैं जिन्हें हम अपने चेतन अनुमति दिए बिना दूसरों से ग्रहण करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें कुछ धारणाएं इतने कम उम्र और नासमझी के दौर में मिल जाती हैं। हमें जो सिखाया जाता है उसके नकारात्मक प्रभाव की हमें समझ नहीं होती है। हमारी धारणाओं का स्रोत चाहे जो हो, एक बार जब अस्तित्व में आ जाती है तो वे सब बुनियादी रूप से एक तरह से काम करती हैं। धारणाओं का अपना काम करने का अलग तरीका होता है जो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से बहुत अलग नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप मेरी आँखों और अपनी आँखों या मेरे हाथ अपने हाथों या मेरी लाल रक्त कोशिका और अपनी लाल रक्त कोशिका की तुलना करें तो हम देखेंगे कि यह बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन इनकी विशेषताएं एक जैसी हैं, जिस कारण यह एक ही तरीके से काम करती हैं। इसी तर्ज पर यदि धारणा का जीवन अद्भुत है, धारणा का रूप में जीवन बुरा है की तरह काम करता है। यह धारणा अपने आप में भिन्न है। इसके हर एक धारक की जीवन गुणवत्ता पर जैसा प्रभाव पड़ता है वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, लेकिन दोनों की धारणाएं बिल्कुल एक तरह से काम करती हैं। धारणाएं हमारे जीवन पर किस तरह आकार देती हैं, यह हमारी परिवेश सूचनाओं के नज़रिए और व्याख्या को इस तरह प्रबंधित करती हैं जो हमारी धारणा के अनुकूल होती हैं। यह हमारी उम्मीदों का निर्माण करती हैं। याद रखिए, उम्मीद भविष्य में किसी क्षण के लिए प्रत्याशित धारणा है। चूँकि हम किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते जिसे हम जानते ना हो, और हम कर सकते हैं कि उम्मीद भविष्य में किसी क्षण के लिए हमारी प्रत्याशा है। हम जो करने का फैसला लेते हैं या कोई भी अभिव्यक्त व्यवहार हमारी धारणा से सुसंगत होता है। अंत में हमारी धारणा ही हमारे कई परिणामों के प्रति हमारी अनुभूति का आकार देती हैं। हम ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं करते जिसमें धारणा की प्रमुख भूमिका ना हो। तो अब मैं आपको धारणा की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाने वाला एक उदाहरण देता हूँ। अब मिशिगन एवेन्यू शहर का सबसे व्यस्त इलाका है। हम मानकर चलते हैं कि सड़क पर उस व्यक्ति के पास से गुजरने वाला ज़्यादातर लोगों ने वहाँ साइन बोर्ड पढ़ा होगा। आपके अनुसार कितने लोगों ने उससे धन मांगा होगा? वहाँ से गुजरने और उस साइन बोर्ड को पढ़ने वाले लोगों में से केवल वहाँ रुका और उसने कहा, बढ़िया, क्या मुझे बस के लिए किराया के लिए एक कार्टर मिलेगा? इसके अलावा कोई और उसके पास तक नहीं फटका। आखिरकार वह कर्मचारी हताश हो गया, और क्योंकि लोग वैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे जैसी उसे उम्मीद थी। वो रोने लगा, क्या आपको धन चाहिए? कृपया थोड़ा धन ले लीजिए, ये तेज़ी से ख़त्म नहीं हो रहा। लोग उसके आसपास से ऐसे गुजरते रहे जैसे वो वहाँ हो ही नहीं, बल्कि मैंने देखा कि कुछ लोग तो उससे बचने का भी प्रयास कर रहे थे। तभी ब्रीफकेस लिए एक सूट पहना व्यक्ति वहाँ से गुजरा। कर्मचारी उसके पास गया और उससे कहा, क्या तुम्हें धन चाहिए? उसने जवाब दिया, आज नहीं। कर्मचारी ने हताश होकर जोर से जवाब दिया, ऐसा कितने दिन चलता रहेगा? तुम कृपया थोड़ा धन ले लो। इसके साथ ही कर्मचारी ने उस व्यक्ति को कुछ नकद थमाने का प्रयास किया, तो व्यक्ति ने रूखे स्वर में नहीं कहा और चला गया। वहाँ चल क्या रहा था? किसी ने भी सिवाय बस के किराया मांगने वाले व्यक्ति के धन के लिए क्यों नहीं पूछा? यदि हम मानते हैं कि वहाँ से गुजरने वाले ज़्यादातर लोगों ने साइन बोर्ड पढ़ा होगा, तो उन्होंने धन लेने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसके इस व्यवहार का केवल एक संभावित स्पष्टीकरण हो सकता है कि उन्हें धन की परवाह नहीं थी। लेकिन यदि हम अपने जीवन में धन के महत्व पर ध्यान दें तो यह संभव नहीं है। यदि हम मानते हैं कि लोगों ने वहाँ साइन बोर्ड पढ़ा और धन सबके लिए बेहद ज़रूरी है, तो लोगों ने उससे धन क्यों नहीं मांगा? यह ऐसी स्थिति थी जिसे अनुभव करना ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति बिना किसी शर्त के धन दे रहा है, फिर भी क्या मिल सकता है? इसे जानने के लिए कोई भी नहीं रुका। ये कल्पना से परे था, क्योंकि उस पर बोर्ड पर साफ लिखा था, फ्री मनी टुडे ओनली। हालांकि इस पर विचार करने के लिए इसे समझना आसान होगा कि ज़्यादातर लोगों में धारणा होती है, दुनिया में काम करने से संबंधित ऊर्जावान अवधारणा कि धन मुफ्त में नहीं मिलता।
यदि धन मुफ्त में नहीं मिलता तो व्यक्ति अपनी धारणा और साइन बोर्ड पर इसके मिलने की बात के बीच के प्रत्यक्ष विरोधाभास में सामंजस्य कैसे बना सकता था। ये मानना आसान था कि साइन बोर्ड वाला व्यक्ति पागल है। ऐसा अजीब व्यवहार और क्यों मतलब होगा कि क्योंकि धन तो मुफ्त में मिलता ही नहीं है। इस विरोधाभास को सुलझाने वाली तार्किक प्रतिक्रिया संभवतः ऐसी हो सकती है। सब जानते हैं कि धन बिना शर्त दुर्लभ ही मिलता है, जो जाहिर है शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर किसी अनजान व्यक्ति से तो कतई नहीं मिल सकता। बल्कि यदि वो व्यक्ति सचमुच मुफ्त में धन दे रहा हो तो वहाँ भीड़ लगी होगी, जो उसके लिए खतरा हो सकता था। वो व्यक्ति जरूर कोई पागल होगा। अच्छा है, उससे बच के निकलो। क्या पता वो कौन है। ध्यान दीजिए, यहाँ विचार करने का हर घटक पर नियंत्रण यही है कि धारणा थी कि धन मुफ्त में नहीं मिलता। मुफ्त धन शब्द उनके परिवेश नज़रिए से उन्होंने ना तो सुना था और ना ही व्याख्यात किया था। साइन बोर्ड वाले व्यक्ति को पागल मानने के फैसले ने खतरे की आशंका उत्पन्न कर दी, या कम से कम ऐसा नज़रिया बनाया जहां सावधान होना जरूरी था। साइन बोर्ड वाले व्यक्ति से बचने के लिए रास्ता बदलना खतरे की आशंका को देखते हुए सतत कार्रवाई थी। लोगों ने इसके परिणाम के बारे में क्या सोचा? हर व्यक्ति को निजी रूप से जानने के बिना इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक आम राय ये हो सकती है कि उन्हें राहत महसूस हुई होगी कि उन्होंने अपने को एक पागल व्यक्ति से बचा लिया। विवाद से बचने पर दिमाग को राहत मिलती है। याद कीजिए, हम जैसा महसूस करते हैं अपने शरीर व दिमाग में सकारात्मक या नकारात्मक आवेशित ऊर्जा प्रवाह की हद के अनुसार वो हमेशा सर्वोच्च सत्य होता है। लेकिन जिन धारणाओं से किसी विशेष मन स्थिति का उदय होता है वो परिवेश के नज़रिए से उपलब्ध संभावनाओं के संदर्भ में सत्य भी नहीं हो सकती। इन हालातों में प्राप्त परिणामों के विवाद से राहत मिलना इकलौती वजह नहीं हो सकती। कल्पना कीजिए, यदि उनमें मुफ्त धन होने की धारणा होती तो यह अनुभव कितना अलग होता। उपरोक्त प्रक्रिया यही रहती, सिवाय इसके कि यदि मुफ्त धन होने की धारणा भी उतनी ही स्वप्रमाणित व निर्वाद होती है जितनी मुफ्त धन ना होने की धारणा स्वप्रमाणित व निर्विवाद होती थी। इसका आदर्श उदाहरण यह है कि व्यक्ति था जिसने कहा, बढ़िया, क्या मुझे बस के किराए के लिए एक कार्टर मिलेगा? उसे देखकर मुझे लगा कि शायद कोई भिखारी था जो हर किसी कार्टर मांगता होगा। एक भिखारी ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी धारणा में मुफ्त धन का अस्तित्व सुनिश्चित होगा। इसलिए उसने इस साइन बोर्ड से वही समझा और व्याख्यात किया जो टीवी स्टेशन वालों ने सोचा था। इसकी उम्मीद नहीं थी और व्यवहार उसकी मुफ्त धन होने की धारणा के अनुरूप था। और उसे इस परिणाम को लेकर कैसा महसूस हुआ होगा? उसे कार्टर का सिक्का मिल गया तो मुझे लगा कि हाँ, उसे संतोष अनुभव हुआ होगा। निश्चित ही वो नहीं जानता होगा कि उसे इससे ज़्यादा भी मिल सकता था। इस स्थिति में पर्याप्त परिणामों में से एक और संभावना यह भी है कि चलिए एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं जिसमें व्यक्ति की धारणा मुफ्त धन नहीं होता है कि लेकिन वो स्थितियों को लेकिन यदि को भी स्वीकार करता हो। दूसरे शब्दों में, कुछ लोगों से संभावनाओं को लेकर इतना कौतूहल और जिज्ञासा होती है कि वह अपनी मुफ्त धन नहीं होता की धारणा को अस्थायी रूप से निलंबित कर देता है। इस अस्थायी निलंबन से वह अपनी धारणाओं से आगे बढ़कर काम करते हैं ताकि यह देख सके कि आगे क्या होगा। तो हमारे उदाहरण वाले व्यक्ति उस साइन बोर्ड वाले कर्मचारी को नज़रअंदाज करने की जगह उसके पास जाएगा और कहेगा, मुझे $10 दीजिए। कर्मचारी फ़ौरन अपनी जेब से $10 निकालकर उसे दे देगा। अब क्या होगा? उसे यह एहसास कैसा लगेगा जो उसकी उम्मीद से परे और उसकी धारणा के पूर्णतः विपरीत है। ज़्यादातर लोगों में मुफ्त धन ना होने की धारणा का कारण उनके देखे बुरे हालात होते हैं। इसमें सबसे आम है कि उससे यह कहा जाना है कि कोई चीज़ महंगी है इसलिए हम नहीं खरीद सकते। बच्चों को यह बार बार सुनाना पड़ता है कि तुम अपने को समझते क्या हो, पता है पैसे पेड़ पर नहीं उगते। दूसरे शब्दों में, यह नकारात्मक आवेशित धारणा है तो बिना किसी शर्त या बिना नकारात्मक टिप्पणी के मिला धन अनुभव उन्हें उत्साह से भर सकता है। बल्कि ज़्यादातर लोग इससे इतने खुश हो जाते हैं कि वह अपने इस पर खुशी के एहसास और नई खोज को दूसरे के साथ साझा करने की विवश हो जाते हैं। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वह व्यक्ति अपने घर या ऑफिस पहुँचेगा या रास्ते में उसे जान पहचान का व्यक्ति मिल गया तो उसके मुंह से सबसे पहले यही शब्द निकलेगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि आज मेरे साथ क्या हुआ। और भले ही वो पूरे दिल से चाहता था कि उससे मिलने वाले उसकी कहानी पर भरोसा करें, लेकिन शायद वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी मुफ्त धन नहीं होता
की धारणा की व्याख्या के कारण वे उसकी कहानी को सिरे से खारिज कर देंगे। इसी उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए यदि उस व्यक्ति को यह पता लगे कि वह जितना चाहे उतनी रकम मांग सकता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हालांकि जब यह कहानी सुनाते वक्त उसके या सुनने वाले व्यक्ति के दिमाग में यह विचार आएगा कि वह और धन मांग सकता था, तो उसका दिमाग तुरंत ही पछतावे और निराशा की नकारात्मक आवेशित स्थिति में चला जाएगा। क्यों? वो कुछ चूकने या पर्याप्त हासिल न कर पाने की नकारात्मक आवेशित स्थिति में चला जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप वो जो मिला है उस पर खुश नहीं होगा, बल्कि उसका विलाप करेगा जो उसे मिल सकता था लेकिन नहीं मिला। धारणा बनाम सच। उपरोक्त तीनों काल्पनिक उदाहरण समेत उदाहरणों में से सभी लोगों ने स्थिति को अपने विशिष्ट तरीके से अनुभव किया। यदि उनसे पूछा जाए तो उनमें से हर एक व्यक्ति ने अपने अनुभव का अपने नज़रिए से वर्णन करेगा, जैसी वह स्थिति व वास्तविकता का एकमात्र खरा और वैध संस्करण है। इन तीनों संस्करणों के बीच सत्य का विरोधाभास मेरे लिए एक बड़ा दार्शनिक मुद्दा है जिसका समाधान आवश्यक है। यदि धारणाएं भौतिक परिवेश द्वारा उत्पन्न सूचनाओं के प्रति हमारी जागरूकता को सीमित करती हैं और हमें उन्हें उसी तरह समझते हैं जैसी हमारी धारणा है, तो हमें सत्य का मान कैसे होगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम 4 अनुमानों पर विचार करना होगा। परिवेश अपने मन को अनंत संयोजन में अभिव्यक्त कर सकता है। जब आप मनुष्य द्वारा निर्मित प्रकृति की सभी शक्तियों को संयोजित करेंगे और इसे लोगों द्वारा अपने अभिव्यक्त करने के सभी संभावित तरीकों से उत्पन्न शक्तियों के साथ जोड़कर देखेंगे, तो परिणाम स्वरूप वास्तविकता और संभावित संख्या ज्ञात होगी, जो सबसे ज़्यादा खुला दिमाग रखने वालों के लिए भी निश्चित ही काफ़ी अधिक होगी। जब तक परिवेश द्वारा अभिव्यक्ति सभी संभावित तरीकों को समझने की क्षमता नहीं हासिल करते, तब तक हमारी धारणाएं हमेशा परिवेश के नज़रिए से संभावनाओं की सीमित संकरण ही प्रदर्शित करेंगी। यदि आप इस दूसरे बयान के लिए खुद को अपवाद मानते हो तो विचार करें कि क्या आपकी धारणाएं सत्य हैं? क्या वे भौतिक वास्तविकताओं का 100% सटीक प्रतिबिंब है? तब हमारी उम्मीदें हमेशा पूरी होंगी। यदि हमारी उम्मीद हमेशा पूरी होंगी तो हम पूरी तरह से संतोष की अवस्था में होंगे। यह भौतिक वास्तविकताएं निरंतर हमारी उम्मीदों के अनुरूप रहेंगी, तो हमें खुशी का आनंद, उत्साह तथा कुछ हद तक पूर्णतः कल्याण के अलावा और कुछ कैसी अनुभूति होगी? यदि आप तीसरे बयान को वैध मानते हैं तो इसका परिणाम भी सत्य होगा। यदि हमें संतोष अनुभव नहीं हो रहा है तो निश्चित ही हम अपनी उस धारणा और धारणाओं से बाहर हैं जिनका परिवेश परिस्थितियों के बहुत अनुरूप नहीं है। इन 4 अनुमानों पर विचार करने के बाद अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ, सत्य क्या है? इसका जवाब है कि जो भी काम हो, यदि धारणाएं हमारी संभावनाओं की समझ में लगाम लगाती हों तो परिवेश अपने अनंत को संयोजन द्वारा अभिव्यक्त करता है। तो धारणाएं उसी के अनुरूप होंगी जिसे हम उस क्षण पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। दूसरे शब्दों में सत्य को हमारी धारणाओं को अंतर्निहित उसकी तुलनात्मक उपयोगिता द्वारा मापा जा सकता है। तो धारणाएं उसी के अनुरूप होंगी जिसे हम उस क्षण पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। दूसरे शब्दों में सत्य को हमारी धारणा में अंतर्निहित उसकी तुलनात्मक उपयोगिता द्वारा मापा जा सकता है। हम सब के भीतर जिज्ञासा, आवश्यकता, चाह, इच्छा और आकांक्षा जैसी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं जो हमें भौतिक परिवेश के साथ संवाद के लिए विवश या प्रेरित करती हैं। हमें अपनी इन जिज्ञासा, आवश्यकता, चाह, इच्छा और आकांक्षा के उद्देश्य पूर्ति के लिए जो विशिष्ट कदम उठाते हैं वह हमारी विशिष्ट स्थितियों पर परिस्थितियों में सत्य की धारणा के अनुसार होता है। सत्य चाहे जो हो, इससे तय होगा कि परिवेश के नज़रिए से जो उपलब्ध है उन संभावनाओं को कैसे समझते हैं। हमने जो समझा है उसकी कैसा व्याख्या करते हैं। हम जो निर्णय लेते हैं, परिणामों को लेकर हमारी उम्मीदें, हम जो कदम उठाते हैं और हम अपने प्रयासों से मिलकर परिणामों को लेकर कैसा महसूस करते हैं। यदि हम किसी भी क्षण अपने को जो हासिल करना चाहते हैं उसे लेकर संतोष, आनंद या कल्याण की स्थिति में होते हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि उपरोक्त प्रक्रिया में काम करने के कारण हमारा सत्य अर्थात हम जिस भी धारणा द्वारा परिचालित थे उस उपयोगी रहा। हमने जो समझा है वो न केवल हमारे लिए सतत रूप से वस्तुनिष्ठ होगा, बल्कि हमने जो समझा है वह परिवेश के नज़रिए से प्राप्त उपलब्धता में भी सतत रहेगा। हम प्राप्त सूचनाओं की जिस तरह व्याख्या करेंगे उसका परिणाम वह निर्णय, उम्मीदें और कार्य होंगे जो परिवेश की स्थिति और परिस्थिति के साथ सामंजस्यपूर्ण थी। परिवेश हमारे दिमाग में हमें ऐसी कोई रोधी या प्रतिरोधी शक्ति नहीं होती जो हमारे इच्छित परिणामों को कम कर सके।
इसके परिणाम स्वरूप हम अपने को संतोष, आनंद और कल्याण की मन स्थिति में पाते हैं। वहीं दूसरे ओर यदि हम अपने को असंतोष, निराशा, हताशा, भ्रम, अवसाद, पछतावे या असहनीयता की स्थिति में पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि परिवेश की स्थिति व परिस्थिति की तुलना में हम जिन धारणाओं द्वारा परिचालित हैं वह यहाँ तो ठीक है या बिल्कुल काम नहीं कर रही है। इसलिए उपयोगी है कि सरलता से कहें तो सत्य ऐसी ही क्रिया है जो हम किसी भी क्षण जिसे पाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें काम करता हो।